नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। भारत में 2024-25 में गेहूं का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले 3% अधिक होने की उम्मीद। रोलर फ्लोर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित सर्वे के अनुसार फसल की कुल बुआई में पिछले साल के मुकाबले 1% का इजाफा। बेहतर फसल के कारण औसत उत्पादकता करीब 2% बढ़ी। FSSAI ने राष्ट्रीय राजधानी के प्रमुख बाजारों को लक्षित करते हुए शुरू किया जागरूकता और संवेदीकरण कार्यक्रम। खाद्य उत्पादों में कीटनाशक अवशेषों और दूषित पदार्थों का पता लगाने और कम करने पर ध्यान केंद्रित करेगा ये जागरूकता कार्यक्रम। राष्ट्रीय बीज निगम किसानों को मूंग की उन्नत किस्म शिखा और MH1142 के बीज करा रही ऑनलाइन उपलब्ध। मूंग की शिखा किस्म ग्रीष्मकालीन खेती के लिए है उपयुक्त। 65 से 70 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। मूंग की यह किस्म 11 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की होती है पैदावार। और एग्री टूरिज्म की दिशा में अपने कदम आगे बढ़ा रहा है जम्मू कश्मीर। राष्ट्रीय तिलहन मिशन के तहत सरकार खासतौर पर सरसों की खेती को जम्मू कश्मीर में दे रही है बढ़ावा। इस साल कश्मीर में खेती में 1,40,000 हेक्टेयर की हुई है बढ़ोतरी। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। भारत में 1 अप्रैल से शुरू मौजूदा फसल विपणन वर्ष 2024-25 में गेहूं का उत्पादन पिछले साल के 1,057.9 लाख टन से 3% अधिक होने की उम्मीद है। रोलर फ्लोर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित एक सर्वे में ये बात सामने आई है। ये सर्वे देश के 9 राज्यों के 84 जिलों में एग्री वॉच द्वारा किया गया है। फ्लोर मिलर्स का अनुमान केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अनुमान से अलग है। केंद्र के अनुमान के मुताबिक 2024-25 विपणन वर्ष में गेहूं का उत्पादन 1,120.4 लाख टन हो सकता है, जो पिछले साल से 1.39% अधिक होगा। फ्लोर मिलर्स के सर्वे में कहा गया है कि फसल की कुल बुआई पिछले साल से 1% बढ़ी है। वहीं बेहतर फसल के कारण औसत उत्पादकता करीब 2% बढ़ गई है। सर्वे में पाया गया है कि गेहूं के प्रमुख उत्पादक राज्यों महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात में रकबा कम हुआ है, लेकिन हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ज्यादा क्षेत्रफल में बुआई हुई है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि 2024-25 में सरकार के गेहूं खरीद अभियान की तेज शुरुआत होगी, क्योंकि नए सत्र के पहले कुछ दिनों में भारतीय खाद्य निगम FCI करीब 10 लाख टन गेहूं खरीदने जा रहा है, जो पिछले साल करीब 7 लाख टन था। भारत ने 310 से 320 लाख टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा है, जो पिछले साल हुई 260 लाख टन खरीद से उल्लेखनीय रूप से अधिक होगा। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य सुरक्षा विभाग दिल्ली के सहयोग से राष्ट्रीय राजधानी के प्रमुख बाजारों को लक्षित करते हुए एक व्यापक जागरूकता और संवेदीकरण कार्यक्रम शुरू किया है। 8 अप्रैल 2024 को दिल्ली के लोकप्रिय खान मार्केट और INA मार्केट से शुरू होने वाला जागरूकता अभियान विशेष रूप से खाद्य उत्पादों में कीटनाशक अवशेषों और दूषित पदार्थों का पता लगाने और इन्हें कम करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। बाजार संघों और व्यापारियों को विशेष रूप से इस अभियान से जोड़ा गया और मुख्य रूप से उन्हें फलों और सब्जियों में कीटनाशक अवशेषों के हानिकारक प्रभावों और उनके प्रशिक्षण के महत्व के बारे में बताया गया। इसके अतिरिक्त उपस्थित लोगों को FSSAI की अग्रणी पहल फूड सेफ्टी ऑन व्हील मोबाइल लैब से परिचित कराया गया, जो विभिन्न त्वरित प्रशिक्षण किट से सुसज्जित है और जो विभिन्न खाद्य मैट्रिक्स अर्थात फलों और सब्जियों, दूध और अनाज में लगभग 50 कीटनाशक अवशेषों का पता लगाने में सक्षम भी है। इन प्रशिक्षणों के परिणाम कुछ ही घंटों में उपलब्ध हो जाते हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की सुविधा मिलती है। व्यापारी को फौरन प्रशिक्षण के लिए इस संसाधन का उपयोग करने और बाजार में बेचे जाने वाले उत्पादों की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। खेती में अच्छी पैदावार के लिए गुणवत्तापूर्ण बीजों का होना बहुत जरूरी है, जिसको देखते हुए सरकार की विभिन्न एजेंसियों के द्वारा किसानों को विभिन्न फसलों के उन्नत किस्मों के प्रमाणित बीज उपलब्ध कराए जाते हैं। इसी कड़ी में राष्ट्रीय बीज निगम NSC के द्वारा किसानों को मूंग की उन्नत किस्मों शिखा और MH1142 के बीज ऑनलाइन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
किसान इन किस्मों के बीजों को घर बैठे ऑनलाइन खरीद सकते हैं। बता दें कि दलहनी फसलों में मूंग एक महत्वपूर्ण फसल है। इसकी खेती किसान खरीफ और जायद दोनों सीजन में अलग अलग समय पर कर सकते हैं। जायद सीजन में मार्च महीने की शुरुआत से अप्रैल तक बुआई की जा सकती है, जबकि खरीफ सीजन में जून के अंतिम सप्ताह में जुलाई के अंतिम सप्ताह तक बुआई होती है। इसके लिए कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग किस्में तैयार की गई हैं, जो अलग अलग सीजन में अच्छी पैदावार देती हैं। मूंग की शिखा किस्म ग्रीष्मकालीन यानी जायद में खेती के लिए उपयुक्त है। इस किस्म को किसानों के लिए वर्ष 2016 में जारी किया गया था। मूंग की यह किस्म 65 से 70 दिन में पककर तैयार हो जाती है। वहीं बात की जाए इस किस्म की पैदावार की, तो किसान इस किस्म से औसतन 11 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। मूंग की शिखा किस्म उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों एवं मध्य क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। यह किस्म पतिशिरा, मोज़ेक, विषाणु और छाछिया प्रतिरोधी है। राष्ट्रीय बीज निगम के द्वारा किसानों को ये बीज ऑनलाइन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्टर्स लिमिटेड ने एक अंग्रेजी अखबार में कम कीमतों पर संयुक्त अरब अमीरात को प्याज के निर्यात से जुड़े लेख का खंडन किया है। नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्टर्स लिमिटेड का कहना है कि अखबार ने बिना उसका पक्ष जाने जानबूझकर उसकी छवि खराब करने के लिए ये लेख छापा है। ये लेख NCEL की अत्यंत पारदर्शी नीति की आलोचना करता है, जबकि विरोधी भी संस्थान की इस नीति की सराहना करते हैं। लेख का उपशीर्षक आयातक निर्यातक सांठगांठ दर्शाता है कि इसे जानबूझकर NCEL को बदनाम करने के लिए लिखा गया है। साथ ही ऐसा लगता है कि लेख सरप्लस उत्पादों के निर्यात के लिए सहकारी समितियों का एक छत्र संगठन बनाने की संगठन की कोशिशों को पटरी से उतारने के लिए लिखा गया है। यह हैरानी भरा है कि 3400 मीट्रिक टन प्याज की निर्यात खेप अभी तक संयुक्त अरब अमीरात नहीं पहुंची है और यह 8 अप्रैल से 17 अप्रैल 2024 तक आएगी। इसीलिए इस समय संयुक्त अरब अमीरात में बाजार की कीमतों की तुलना करना व्यवहारिक नहीं है, लेकिन निहित स्वार्थों की वजह से इसके मूल्य निर्धारण, किसानों को होने वाले नुकसान और भ्रष्टाचार के आरोपों के बारे में शोर मचाना शुरू कर दिया गया है, जो पूरी तरह से अनुचित है। किसानों को हर साल कपास की फसल में लगने वाले गुलाबी सुंडी कीट से काफी नुकसान होता है। ऐसे में इस नुकसान को कम करने के लिए कृषि विभाग द्वारा किसानों को लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस साल बीटी कपास की फसल को गुलाबी सुंडी से बचाने के लिए कृषि विभाग के साथ साथ कृषि वैज्ञानिकों ने भी कमर कस ली है। पिछले कुछ वर्षों में मध्य और दक्षिणी भारत में बीटी कपास में गुलाबी सुंडी का प्रकोप ज्यादा देखने को मिल रहा है। इस कारण से किसानों को काफी आर्थिक नुकसान होता है। जिन किसानों ने पिछले साल के कपास की लकड़ियों का ढेर अपने खेत में लगा कर रखा है, वहीं इस कीट का प्रकोप ज्यादा देखने को मिला है। गुलाबी सुंडी कपास की फसल को मध्य और अंतिम अवस्था में नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि गुलाबी सुंडी टिंडे के अंदर अपना भोजन ग्रहण करती है, जिससे कपास की पैदावार और गुणवत्ता पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है। कृषि विभाग श्रीगंगानगर ने बताया कि फसल चक्र के दौरान गुलाबी सुंडी के प्रकोप की निगरानी और नियंत्रण के लिए 2 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ की दर से फसल में लगाएं। गुलाबी सुंडी के प्रकोप की निगरानी के लिए प्रतिदिन सुबह शाम खेत का निरीक्षण करते रहें। गुलाबी सुंडी से प्रभावित नीचे गिरे टिंडे, फूल डोडी और फूल को एकत्रित कर नष्ट कर दें। गुलाबी सुंडी के प्रकोप वाले क्षेत्रों से नए क्षेत्र में कपास की लकड़ियों को नहीं ले जाना चाहिए। इसके साथ ही किसानों को एक ही कीटनाशक का छिड़काव बार बार नहीं करना चाहिए। जिस कपास की फसल में गुलाबी सुंडी का प्रकोप हुआ, वहां कपास को घरों या गोदामों में भंडारित नहीं करना चाहिए। अगली खबर, फसलों की कटाई के बाद खेतों में शेष रह गए फसल अवशेषों को जलाना पर्यावरण के लिए ही नहीं बल्कि किसानों के लिए भी हानिकारक होता है। किसान इन फसल अवशेषों का प्रबंधन कर इसे लाभदायक बना सकते हैं। इसके लिए कृषि विभाग द्वारा किसानों के हित में लगातार सलाह जारी की जा रही है। इसी क्रम में भोपाल स्थित जिला किसान कल्याण तथा कृषि विभाग द्वारा फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए सलाह जारी की गई है। कृषि विभाग की ओर से बताया गया है कि फसल कटाई के पश्चात इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा अवशेष के रूप में अनुपयोगी रह जाता है, जो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है। इस तरह के फसल अवशेषों की मात्रा लगभग 62 करोड़ टन है। इसका आधा हिस्सा घरों एवं झोपड़ियों की छत निर्माण, पशु आहार, ईंधन एवं पैकिंग के लिए उपयोग में लाया जाता है। आज भी कृषि के विकसित राज्यों में सिर्फ 10% किसान ही अवशेषों का प्रबंधन कर रहे हैं। फसलों की कटाई के बाद खेतों में पड़े दाने, गेहूं, चावल जैसी फसलों के डंठल या नरवाई को किसान जला देते हैं।
जिससे नरवाई ही नहीं जलती बल्कि भूमि के अंदर उपस्थित सभी सूक्ष्म जीव तापक्रम बढ़ने से नष्ट हो जाते हैं। फसल अवशेषों को जलाना न सिर्फ किसानों के लिए हानिकारक है बल्कि प्रकृति, पर्यावरण, भूमि का प्रदूषण भी होता है। फसल अवशेष जलाने से कई और नुकसान भी होते हैं, जैसे मिट्टी की उर्वरा शक्ति नष्ट होती है, खेत की मिट्टी सख्त हो जाती है, भूमि की जल धारण क्षमता कम होती है, मिट्टी में कार्बन की मात्रा कम होती है, पशुओं के लिए भूसे की उपलब्धता में भी कमी आ जाती है, खेत की मिट्टी सख्त हो जाती है, भूमि की जल धारण क्षमता कम होती है। मिट्टी में कार्बन की मात्रा कम हो जाती है, पशुओं के लिए भूसे की उपलब्धता में भी कमी आ जाती है, और धरती का तापमान बढ़ता है। जनधन जंगलों के नष्ट होने से खराब होता है। इसके अलावा सरकार द्वारा फसल अवशेषों को जलाने पर जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। 5 मार्च 2017 को नोटिफिकेशन में फसल अवशेष नरवाई जलाने पर 2 एकड़ से कम में 2500 रुपए, 2 एकड़ से 5 एकड़ तक 5000 रुपए एवं 5 एकड़ से अधिक पर नरवाई जलाने में 15000 रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि उपलब्ध फसल अवशेषों को जलाने के बजाय वापस भूमि में मिला दे। इससे फसल अवशेष खेतों में सड़कर मृदा कार्बनिक पदार्थ की मात्रा में वृद्धि करते हैं, जिससे मिट्टी में उपस्थित विभिन्न पोषक तत्व फसलों को उपलब्ध हो जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ने से मृदा सतह की कठोरता कम हो जाती है, जल धारण क्षमता एवं मृदा वातन में वृद्धि होती है, मिट्टी का रासायनिक गुण जैसे उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा, मृदा की विद्युत चालकता एवं मृदा पीएच में सुधार होता है। और बात करते हैं मौसम की। दक्षिणी ओडिशा, पूर्वी असम और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश संभव है। पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, ओडिशा, बिहार और छत्तीसगढ़ में छिटपुट गरज, बिजली और हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं ओडिशा, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में ओलावृष्टि की गतिविधियां भी संभव हैं। अगले 2 दिनों के दौरान पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में छिटपुट हल्की बारिश संभव है। सफेद बर्फ की चादर, दूर तक फैली सुकून देने वाली वादियां और सरसों के पीले खेतों की खूबसूरती से भरपूर है जम्मू कश्मीर। ये केंद्र शासित प्रदेश एग्री टूरिज्म की दिशा में अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। आइए देखते हैं जम्मू कश्मीर की वादियों से ये खास रिपोर्ट। कश्मीर की वादियां इन दिनों पीले रंग की चमकीली चादर ओढ़े हुए हैं। सरसों के लहलहाते खेत इन दिनों पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। पंपोर के पास स्थित श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर सरसों के खेत अपनी सुंदरता बिखेर रहे हैं और इस अनोखे दृश्य के दीदार के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। बहुत खूबसूरत है, काफी खूबसूरत है और ये सच में जन्नत है। पहले तो ये सेफ है, कुछ रिस्क नहीं है, लोग काफ़ी हेल्पफुल है, बहुत वेलकमिंग है एक्चुअली। तो पीपल्स आर सो वेलकमिंग, लाइक वो हर चीज़ पे आपको ध्यान रखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, कहाँ पे विजिट करना चाहिए, कहाँ पे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, सब बताते हैं। लोग कश्मीर को जन्नत यूँ ही नहीं कहते हैं, वो एक्चुअल में जन्नत है। तो अगर ये आपको जनरली इस फ्रेज का मतलब जानना है ना कि जन्नत कश्मीर कैसा फील होता है, तो आप जरूर कश्मीर आइए। राष्ट्रीय तिलहन मिशन के तहत सरकार खास तौर पर सरसों की खेती को बढ़ावा दे रही है। इस साल कश्मीर की खेती में 1,40,000 हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है, जो कि एक मील का पत्थर है। इस पहल से न केवल किसानों के जज्बे को बल मिल रहा है, बल्कि पर्यटन भी नए आयाम छू रहा है। कश्मीर के कृषि निदेशक ने बताया कि जम्मू कश्मीर की उपजाऊ भूमि तिलहन खासकर सरसों की खेती के लिए अच्छी है। आपको सरसों जो है इस वक्त वो येलो कारपेट कश्मीर के बीच में वो आपको दिखाई दे रही है, और इस क्रॉप को ग्रो करने के पीछे हमारे डिपार्टमेंट की कुछ बेसिक लॉजिक थे कि हम लोगों की जो डाइटिंग हैबिट है उसके बीच में जो तेल की रिक्वायरमेंट थी वो बहुत ज्यादा होती थी, और वो सारे का सारा हम बाहर से लाते थे। उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम लोगों ने मुहिम स्टार्ट की। विभिन्न मौसमों
और विशाल खेती योग्य जमीन से भरपूर जम्मू कश्मीर कृषि और पर्यटन का पावर हाउस बनने के पथ पर अग्रसर है। नए अवसरों की इस रोशनी से कश्मीर में क्रांतिकारी बदलाव आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ईद जैसे जैसे पास आ रही है, बाजारों में रौनक भी बढ़ती जा रही है। बाजारों में जिन चीजों की सबसे ज्यादा मांग है उनमें सेवैयां भी शामिल हैं। स्वादिष्ट सेवैयां ईद का सबसे खास व्यंजन है। ईद के दिन इन्हें मेहमानों को खास तौर पर परोसा जाता है। इस बार बाजार में कितने प्रकार की सेवैयां आई हुई हैं, कौन सी सेवैयों की क्या खासियत है, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट पे। ईद उल फित्र, जिसे मीठी ईद भी कहा जाता है, सेवैयों के बिना अधूरी है। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि ईद जो है वो सेवैयों के बगैर, यानी मीठी सेवैयों के बगैर सोची ही नहीं जा सकती। तो सबसे ज़्यादा डिमांड जो देखने को मिलती है वो सेवैयों की मिलती है। किस तरह की डिमांड रहती है? कि ईद वाले दिन सेवैयाँ बनती हैं, शीर बनती है, क़िमामी सेवैयाँ बनती हैं। अब आप देख सकती हैं, ये बिल्कुल बाल की तरह बारीक है। ये बनारस से हम लेकर के आते हैं, क्योंकि दिल्ली एक ऐसा शहर है जहाँ पर हर स्टेट के लोग रहते हैं और वहाँ सबको अपना अपना कल्चरल फूड ही अच्छा लगता है। तो हमने सबके लिए इंतज़ाम कर दिया है कि वो अपना कल्चरल फूड दिल्ली में भी रह करके बना सकते हैं और खा सकते हैं। तो उसमें वैरायटीज़, ये वाइट कलर की है, इसको छत्ता कहते हैं। ये कच्चा छत्ता है और ये बारीक वाला भुना हुआ छत्ता है। ऐसे ही ये सेवैयाँ होती हैं, दिखाओ। इसमें भी दो तरह की वैरायटीज़ होती हैं, एक ये थोड़ी मोटी होती है, एक इससे बारीक होती है। तो ये शीर में इस्तेमाल आती है, जो दिल्ली वाले पसंद करते हैं। तो दिल्ली वालों का ये है, यूपी वालों का ये है। और यूपी के भी अपर बेल्ट में तो सेवैयाँ ही चलती हैं, मगर जो लोअर बेल्ट है जिसमें लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद और अपना बनारस, आजमगढ़, ये सब आते हैं, वहाँ मैम आपने देखा होगा नवाबी फूड ज़्यादा पसंद करा जाता है। और नवाबी फूड आपने देखा होगा वो या तो महीन होगा, बहुत रिफाइन होगा, तो या खुशबूदार होगा। तो वो ये सब चीज़ें पसंद करते हैं, उसमें ज़्यादा चीनी इस्तेमाल करते हैं। तो अलग अलग तरह की वैरायटीज़ हैं। अब ये देखिए, मेरे हिसाब से इसको विक की जगह यूज़ किया जा सकता है, इतना बारीक है। तो वैरायटीज़ हैं मैम, हर स्टेट के लिए हमने कुछ ना कुछ अपने पास इंतज़ाम करके रखा है। और सभी मज़हब के लोग आते हैं, सब बड़े शौक़ से खाते हैं। और ये त्यौहार हमारे हिंदू भाइयों की या सरदार भाइयों के बिना अधूरा है, जो खुशी खुशी हमारे साथ हमारे त्यौहार में जुड़ते हैं और खुशियों से भर देते हैं इस त्यौहार को। और आइए अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपने खेती का ख्याल, देखते हैं। उत्तरी गुजरात के किसान इस समय तैयार गेहूं की कटाई करें और उन्हें अच्छी तरह सुखाने के बाद गहाई कर लें। मध्य गुजरात के किसान इस समय ग्रीष्मकालीन धान में 5 से 7 सेंटीमीटर जलस्तर बनाए रखें। यहीं ग्रीष्मकालीन बाजरे में 10 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। सौराष्ट्र और कच्छ में मूंगफली की अच्छी पैदावार के लिए मिट्टी के प्रकार के अनुसार अंकुरण के 20 से 30 दिन बाद तीसरी सिंचाई करें। यहीं तिल में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें, क्योंकि ज्यादा सिंचाई से इसमें रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है। सौराष्ट्र और कच्छ में फूल आने पर फल लगने के दौरान कद्दू वर्गीय फसलों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। दक्षिणी गुजरात में धान के खेतों में 2 से 3 सेंटीमीटर जलस्तर बनाए रखें। धान की रोपाई के 20 से 25 दिन बाद अनुशंसित नाइट्रोजन की पहली खुराक डालें। इसके साथ ही खेतों में निराई गुड़ाई कर लें और खेत को खरपतवार मुक्त रखें। दक्षिणी गुजरात में ही भिंडी, बैगन, मिर्च, टमाटर और कद्दू वर्गीय सब्जियों की तुड़ाई करें। इसके साथ ही यहाँ जिमीकंद की खुदाई कर लें। वहीं उत्तर पूर्वी बिहार के जलोढ़ इलाके में जायद मक्के की बुआई करें। इसके साथ ही यहाँ सुबह और शाम के समय तैयार फसलों की कटाई और गहाई करें। उत्तर पश्चिमी बिहार के जलोढ़ इलाके में ग्रीष्मकालीन सब्जियों की जल्द से जल्द बुआई कर लें। यहीं भिंडी, कद्दू, खीरा, तोरी और लौकी जैसी सब्जियों में निराई गुड़ाई करें। इसके अलावा यहाँ गेहूं और अरहर की कटाई की तैयारी करें। दक्षिणी बिहार में भिंडी और मिर्च को कीटों से बचाएं। इसके साथ ही यहाँ मक्का और सब्जियों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। यहीं तैयार गेहूं की कटाई करें। लौकी को
को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। मैदानी भागों में गर्मी की फसल की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले खेत से खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें और जमीन को समतल कर लें। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो, जबकि सामान्य किस्मों के 6 से 8 किलो बीज लें। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने पर 5वें दिन पानी देते रहें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दें। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में तैयार की हैं, जैसे पूसा समृद्ध दिल्ली और एनसीआर के लिए है। 1 हेक्टेयर में 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 हरियाणा और दिल्ली, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का हमला हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए, वरना दवा असर नहीं करेगी। जरूरत के हिसाब से दवा की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। और आइए अब जानेंगे कुछ और खबरें खास खबर में। श्री नानक मत्ता साहिब गुरुद्वारा डेरा कार सेवा के प्रमुख बाबा तरसेम सिंह हत्याकांड का मुख्य शूटर अमरजीत सिंह बिट्टू का उत्तराखंड में इनकाउंटर हो गया है। एसटीएफ और हरिद्वार की पुलिस ने उसे मुठभेड़ में मार गिराया। प्रवर्तन निदेशालय ने तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई समेत कई शहरों में छापेमारी की। ईडी ने जफर सादिक के 2000 करोड़ के ड्रग्स मामले में चेन्नई समेत दूसरे 35 ठिकानों पर छापे मारे। जफर सादिक पहले डीएमके पार्टी से जुड़ा हुआ था, जिसे बाद में पार्टी से निकाल दिया गया। नैनीताल जिले के बेताल घाट क्षेत्र के मल्ला गांव से नेपाली मूल के मजदूरों को टनकपुर ले जा रही बोलेरो जीप गहरी खाई में गिर गई। सोमवार देर रात हुए हादसे में चालक सहित 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र से देश काफी पीछे चला जाएगा और कांग्रेस का घोषणा पत्र एक दिवालिया बैंक के चेक की तरह है। भारत राष्ट्र समिति ने पूर्ववर्ती बीआरएस सरकार के दौरान फोन टेपिंग को लेकर उसके अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की निर्वाचन आयोग से शिकायत की है। हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा हुई है। 13 अप्रैल तक प्रदेश की सभी सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में लोकसभा सीटों को लेकर हुए विपक्षी गठबंधन से पीडीपी को बाहर रखने पर बोला कि लोकसभा की सीटें सीमित थीं, लेकिन विधानसभा चुनाव में इसका ख्याल रखा जाएगा। डीएम के नेता कनिमोझी ने कहा है कि हमें सिर्फ सरकार के खिलाफ बोलने वाले ही नहीं चाहिए, बल्कि इंडी गठबंधन का चुनाव भी जीतना होगा ताकि हम सरकार बदल सकें। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेता वृंदा करात ने भाजपा पर हमला करते हुए बोला कि भ्रष्ट लोग और कंपनी भाजपा में शामिल होते हैं, उनके तमाम अपराध माफ हो जाते हैं। जिन 25 विपक्षी नेताओं पर ईडी ने कार्रवाई की थी, आज उनमें से 23 भाजपा में शामिल हो गए।
चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मां के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना का विधान है। इस दिन कलश स्थापना करने के बाद माता की पूजा अर्चना, मंत्र और आरती करने से मां शैलपुत्री का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवरात्रि के पहले दिन कटरा में स्थित प्रसिद्ध माता वैष्णो देवी मंदिर आयात किए हुए रंग बिरंगे फूलों से सज गया। कार्नेशंस, लिलियम, एंथियोरियम, आर्काइड जैसे फूलों की सुंदरता से सजा मंदिर देखते ही बनता है। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।